स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री आज इस क्लास 12 में फर्स्ट यूनिट सॉलिड टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। इस पार्ट में आपको हम 3 पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, सेकंड है बैंड थ्योरी और थर्ड है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण। अब सबसे पहले हम लेते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड, मतलब फर्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। यहाँ पर इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता कैसे उत्पन्न होती है, ये क्या है पहले आप समझ लें। प्रत्येक पदार्थ परम शून्य ताप पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक रेगुलर अरेंजमेंट में स्टेबल रहता है, एक निश्चित क्रमिक व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। बट जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अस्थिर हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो या तो लेटिस पॉइंट को छोड़कर जो क्रिस्टल लेटिस से बाहर निकल सकते हैं, या स्पेस में इंटरस्टेलर स्पेस अंतराकाशीय स्थान पे लुढ़क कर चले जा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह से यदि उनके लेटेस्ट पॉइंट में वैकेंट पॉइंट आ गया, मतलब खाली जगह यदि मिल गई, तो इसी को हम इम्परफेक्शन बोलते हैं, अपूर्णता बोलते हैं। अब ये 2 तरह से डिफेक्ट हो सकता है, एक है इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा है पॉइंट दोष, बिंदु दोष जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनों के अपने निश्चित स्थान से अब बाहर निकलने पर या दूसरे उच्च स्थान पे, क्योंकि वो हाई एनर्जी यदि एब्जॉर्ब करेगा तो निश्चित है कि वो अपना स्थान छोड़कर उच्च ऊर्जा लेवल पे, हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा और वहां पर दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है पॉइंट डिफेक्ट, जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष में आयंस या जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा वो अपने लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ करके और बाहर चला जाएगा और उस पर जो वैकेंट पोजीशन बनेगी, खाली स्थान बनेगा, उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट को हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरणमितीय डिफेक्ट दोष, और दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अरस समीकरणमितीय दोष। चूंकि यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी रस समीकरणमितीयता के बारे में यदि डिटेल तो खैर यहाँ पर अभी नहीं कह सकता है, बट आपको हम थोड़ा सा सोल्यूशन देंगे। ये जो डिफेक्ट है ये स्थिर अनुपात के नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक पॉइंट आपको याद होगा कि सभी पदार्थों में या एलिमेंट्स में जो परमाणु होते हैं वो पूर्णांकों में ही संयोग करते हैं, मतलब इसमें अंश नहीं होता, पॉइंट नहीं होता है। तो जब ये पॉइंट आएगा तो वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आएगा, मतलब रस समीकरणमितीय दोष में स्थिर अनुपात का नियम और पूर्णांकों में जो भी कण होंगे, आयन होंगे, तो धन आयन या ऋण आयन का जो टोटल ऑफ कॉम्बिनेशन होगा वो पूर्णांक में होगा, और यही अपूर्णांक में हो जाए तो इसे हम अरस समीकरणमितीय दोष या नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। आपको यहाँ पर अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी रस समीकरणमितीय दोष में हम खास तौर पे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक यौगिकों में ये दोष देखेंगे। इसमें 2 तरह के दोष,
पहला है स्कॉटकी डिफेक्ट यानी स्कॉटकी दोष, और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट यानी फ्रैंकल दोष। ये दो दोष अपने को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इस जो पार्ट से है वो खास तौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक बन रहे थे जैसा भी होगा, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। अपने को सबसे पहले स्कॉटकी डिफेक्ट समझ लेना है। स्कॉटकी डिफेक्ट में किसी भी क्रिस्टल लेटिस से क्रिस्टल जालक के लेटिस पॉइंट से उनके अलग अलग मतलब धन आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन यानी ऋण आयन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल जालक से एकदम बाहर निकल जाते हैं। ये ध्यान बस, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएंगे और वहां पर वो जो पॉइंट होगा लेटिस पॉइंट वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बट इनके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, मतलब उसका यदि आवेश शून्य है तो शून्य ही बना रहेगा, क्योंकि इक्वल बराबर मात्रा में धन और ऋण आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लें, हम इसको आप बना भी सकते हैं बड़े आराम से। मान लो कि ये कोई एक आयनिक क्रिस्टल है जिसके ये सभी लेटिस पॉइंट आपको दिख रहे हैं। इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक अल्टरनेटिव क्रम में अरेंज्ड रहेंगे। यहाँ पर आप यदि पॉजिटिव आयन को M प्लस से और नेगेटिव आयंस को X माइनस आयन से शो करें तो इसमें जो एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ पर जैसे मान लो M प्लस है तो ये X माइनस, ये M प्लस X माइनस, फिर यहाँ से ये X माइनस, ये M प्लस X माइनस M प्लस, फिर यहाँ M प्लस X माइनस, M प्लस X माइनस, फिर यहाँ X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस। यानी इसको आप कहीं से भी देखेंगे, चाहे इधर से देखो चाहे यहाँ, टोटल अल्टरनेशन है M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर इन लेटिस पॉइंट से जो ये जालक बिंदु है यहाँ से कोई भी, जैसे मान लो कि एक धन आयन मान लो यहाँ से निकल रहा है, ये निकल गया, अब ये वैकेंट पॉइंट हो गया। इसके अराउंड में से कहीं से भी पड़ोसी से इसका अपोजिट आयन, यदि यहाँ से M निकला है तो यहाँ से मान लो X माइनस निकल गया। अब इसके रस समीकरण मितीय अनुपात में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा और इस तरह का दोष क्या कहलाता है? स्कॉटकी दोष। शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इस दोष के प्रमुख फैक्टर निम्नलिखित है। पहला है, इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उच्च समन्वय संख्या, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगा? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर पहला पॉइंट इसका फैक्टर है, मुख्य कारक होगा। दूसरा इसका पॉइंट क्या बनता है, इसमें एक चीज खासियत है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेम एवरेज साइज, समान आकार के होंगे, जो सबसे प्रमुख समान आकार के। तो सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स मींस आयंस। दूसरा पॉइंट है आयंस का सेम साइज, समान आकार। और तीसरा पॉइंट इसमें ए बी टाइप के प्रकार के अणुओं का होना या आयनों का होना या जालक का बनना, ये इसके फैक्टर हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसके परिणाम, मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट के परिणाम क्या है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज
ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसकी डेंसिटी लो हो जाती है, मतलब डेंसिटी डिक्रीज होती है, पहला पॉइंट है। मतलब इसमें आपको खलिस्तान भी आता है कि स्कॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व खलिस्तान हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, लो होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये लो होता है। दूसरा, इसकी जो चालक ऊर्जा होती है वो भी डिक्रीज होती है। यदि चालक ऊर्जा के बारे में पूछता है तो ध्यान रखना है कि लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, चालक ऊर्जा का मान कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहां पर इसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व डिक्रीज होगा, मतलब इसका स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। और चौथा पॉइंट जो यहां पर है, ये भी कई बार आ चुका, अक्सर आता है, यानी क्रिस्टल जालक विद्युत का सुचालक हो जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाता है। ये इसके मेन पॉइंट है। अब अगला पॉइंट है फ्रैंकल डिफेक्ट। सेकंड नंबर में आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप कुछ जानकारी अपने दिमाग में रख लें। यद्यपि इसमें भी आयनिक क्रिस्टल भी होते हैं, लेकिन यह दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल के कांस्टेंट पार्टिकल्स या आयंस के आकार यानी साइज में डिफरेंट होता है। उसमें आपने देखा इक्वल साइज के होंगे, यहां पर धन आयन छोटा होगा, पॉजिटिव आयन छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, और नेगेटिव आयन बड़े होंगे। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, बस कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि जो इसका इंटरस्टेलर स्पेस बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा जिसमें वहां से लेटिस पॉइंट से यदि पॉजिटिव आयंस निकलता है तो उसके अंतराली में फंस जाए, उसके साइज का हो, वो गैप जो हो, स्पेस हो, वो इतने साइज का हो कि वहां से निकलने वाला पॉजिटिव आयन उस अंतराली में आराम से फंस जाए। और यही है फ्रैंकल डिफेक्ट और इसका रीजन। इसमें भी आप देख लें कि जैसे यहां पर जैसे मान लो कि यहां m प्लस है, प्लस ये छोटा है, x माइनस बड़ा होगा, m प्लस छोटा है, x माइनस बड़ा होगा, x माइनस बड़ा है, m प्लस छोटा है, x माइनस बड़ा है, m प्लस छोटा है, m प्लस छोटा, x माइनस बड़ा, m प्लस छोटा, x माइनस बड़ा। इसी तरह से ये x माइनस बड़ा, m प्लस छोटा, x माइनस बड़ा और m प्लस छोटा। अब यहाँ पर ये लेटिस पॉइंट को मान लो ये छोड़कर निकलना चाहता है, तो इसके साइज का यहाँ पर ये गैप बना हुआ है और ये m प्लस n इस अंतराली के साइज का होने के कारण यहाँ पर फंस जाएगा और ये यहाँ पर ये वैक्यूम यानी खाली स्थान हो जाएगा। चूंकि क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं निकलता है, ये इसके अंतराली में ही फंसा रहता है, इसके आवेश यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में कोई भी अंतर, कोई भी डिफरेंट नहीं आता है, और ये दोष कहलाता है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष के मुख्य कारक हैं, फैक्टर हैं, उसी तरह से मतलब इसमें निम्न समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का लो होना, निम्नतर होना, निम्न होना। दूसरी चीज, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, धन और ऋण आयन जो होते हैं उनके साइज में डिफरेंट होना, अंतर होना।
ठीक है ना। और इसमें तीसरा पॉइंट जो होता है वही मतलब AB प्रकार के अणु। ये 3 पॉइंट है। अब इसके जो खास तौर पे परिणाम है वो हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ जो जानना है इसके फ्रैंकल दोष के, फ्रैंकल डिफेक्ट के परिणाम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके 3 परिणाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये होता है, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, मतलब विद्युत चालकता गुण उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, इनके स्थायित्व में कमी आती है, स्टेबिलिटी और डिक्रीज। और जिसमें तो महत्वपूर्ण पॉइंट तीसरा, परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये पॉइंट अपने को आता है यहाँ पर। इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से यहाँ पर रस समीकरण दोष जो आयनिक युग्म में होता है यहाँ पर अभी समाप्त हुआ। अब अगला पॉइंट हम बताएंगे। अब सेकंड में आता है बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। धातुओं का बैंड सिद्धांत, इसको अपने को समझना है। बहुत सरल सा है। यहां पर आपको मालूम है, ये MOT आपने 11th में पढ़ा होगा, अणु कक्षक सिद्धांत। अणु कक्षक सिद्धांत में आपने पढ़ा था कि इसमें जितने परमाणुवीय ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं उतने ही आणविक ऑर्बिटल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उसमें एक लो एनर्जी होगा जिसे हम बंधी यानी BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और दूसरा उच्च ऊर्जा वाला होता है जिसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। यदि किसी, अब यहां पर यदि धातु में ले लें, धातु में प्रत्येक परमाणु आपस में आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर ओवरलैप करते हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें, लिथियम को, Li, इससे आप समझो। लिथियम में कुल 10 इलेक्ट्रॉन। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s1 यहां पर ध्यान रखें, और 2p, इट इज बैकेंड खाली। वैलेंसी शेल में यहां पर ये चूंकि सेकंड कक्षक है, ऑर्बिट है, इसमें 2 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे, 2s माने s और p। s में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहां पर जब ये अणु कक्षक बनाएंगे तो इसमें 2, बड़े आराम से समझना है। एक यहां पर बॉन्डिंग, बंधी, और एक एंटी बॉन्डिंग। एक बनेगा BMO और एक बनेगा ABMO। ये एक परमाणु का हम बता रहे हैं। अब ऐसा यदि माने कि इसमें अनंत परमाणु, चूंकि मेटल में बहुत सारे परमाणु एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, संयुक्त होते हैं। यदि ये एक साथ बहुत सारे परमाणु इसी तरह से आणविक कक्षक का निर्माण करें तो यहां पर ये पूरे इसी तरह से यहां पर ये क्रमशः एक मतलब पट्टिकाएं बन जाएंगी। इसी तरह से पूरे अनंत पट्टिकाएं बन जाएंगी।
इस पट्टी को ही बोलते हैं बैंड। अब आगे यहां पर इस पट्टी के आधार पर, इस बैंड के आधार पर हम इनके इलेक्ट्रिकल विद्युतीय गुणों की व्याख्या भी कर सकते हैं, जो बीच में आएगा चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब यहां पर देखें, यहां पर 2p वैकेंट है, खाली है, बट इनके एनर्जी लेवल में बहुत कम अंतर है, बहुत कम ऊर्जा अंतर होने के कारण यहां पर p का खाली ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर लेगा। और इसको आप देखें यहां पर, इसमें मान लो कि ये s का है। अब यहां हम इधर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ यहां आप देखें, ये तो बैंड बन गया, ये चालक बैंड है, इसको हम बोलेंगे, ये s का है 2s। अब यदि 2p को हम ले लें, चूंकि ये खाली है लेकिन ये ओवरलैप करता है, यहां पर ये ओवरलैप कर लिया। ओवरलैप के पश्चात यहां पर ये रिक्त स्थान बनेगा और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन, बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये यहां पर है चालक बैंड, यहां पर ये कंडक्टर है, चालक है। अब यहां पर ध्यान से देखें, ये गैप को आपको ध्यान में रखना है। यही गैप ही चालक यानी सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को निर्धारित करता है, डिनोट करता है। इलेक्ट्रॉन यदि यहां से जंप लगाता है, एक कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगाए और ये गैप को पार करके, ये गैप को पार कर यहां पर चालक बैंड पे आ जाए तो वो सुचालक होगा। यदि इजली आ जाता है तो बड़ा सरल सा है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यदि ये गैप, यदि इसको हम यहां पर बनाए, आप थोड़ा सा एक पॉइंट पे इसको समझ लो, ये यदि माइनर गैप है, यहां पर ये चालक है, कंडक्टर, और यहां पर ये एक बैंड है जहां पर फुल इलेक्ट्रॉन है। यदि ये गैप थोड़ा सा है, कम है, तो वो सुचालक यानी सुपर कंडक्टर या कंडक्टर आप बोलेंगे, पदार्थ कंडक्टर होगा। दूसरे पॉइंट में आपको देखना है, यदि ये गैप थोड़ा सा इससे अधिक हो गया, जिसमें ऊर्जा देने के बाद ये कंडक्टिंग करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब जंप लगा सकता है बड़ी मुश्किल से यहां पर ये पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, ये सेमीकंडक्टर होगा, अर्धचालक की श्रेणी में आता है। और तीसरे नंबर में यदि ये बैंड की जो एक गैप है इतनी ज्यादा है कि बार बार ये इलेक्ट्रॉन जंप लगाने के पश्चात भी जाएगा लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ये कंडक्टर क्षेत्र से ये पुनः वापस आ जाएगा, तो ये समझ लो कि ये होगा कुचालक, नॉन कंडक्टर। इस तरह से आपका ये बैंड सिद्धांत पूरा होता है। अब तीसरे पॉइंट में यहां पर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज, ये थर्ड पॉइंट था अपना और लास्ट पॉइंट है। यहां पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। अभी हमने बताया था बैंड थ्योरी में कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। अब इनमें इसके ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चालकता की कोटि ध्यान में रखना है जो यहां पर परीक्षा में आता है। तो जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उनकी चालकता की कोटि अपने को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसको ये होती है 10⁴ से टू 10⁷ ओम
इनवर्स मीटर इनवर्स के पास होती है। सेकंड है सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। अर्धचालकों की चालकता की कोटि, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी 10 पावर -6 to 10 पावर -4 by ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की परास के होते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं या टोटल ऑफ नॉन कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम कुशालक विद्युत के, उनकी 10 पावर -20 to 10 पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स परास होती है। इन पॉइंटों को अपने को ध्यान में रखना है। अब जो सेकंड पार्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। यहां पर पैरामैग्नेटिक आप समझ लें। पैरामैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र के प्रति, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्टिव आकर्षण रखने वाले पदार्थ पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। इनमें खासियत है कि इनमें इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से अनपेयर्ड होते हैं। कोई न कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी इनमें ये गुण उत्पन्न होता है। डायमैग्नेटिक में किसी भी ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, अतः वो उनके चुंबकीय आघूर्ण को, मैग्नेटिक मोमेंट को एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अतः ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। ये डायमैग्नेटिक कहलाएंगे। अब इन्हीं में से रिलेटेड है ये दोनों। यदि आपको मालूम हो गया तो ये दोनों ही सेम है, क्योंकि यदि पैरामैग्नेटिक आप देख लें तो ये फील्ड केवल इतना है फेरोमैग्नेटिक में, लौ चुंबकीय पदार्थ में, कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है, गुण होती है, स्थायी रूप से आ जाता है, बस और कुछ नहीं, बाकी वही है। और इसमें एंटी फेरो में भी ये उसी तरह से स्थायित्व हो जाता है, बस। अब यहाँ पर इनके चुंबकीय मोमेंट को यदि आप रेखांकित करना चाहें तो यहाँ पर देखो एक दूसरे के, यदि यहाँ पर एक साइड ये, यदि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि खासतौर फेरोमैग्नेटिक में इनके चुंबकीय आघूर्णों की एक ही दिशा से आप शो करेंगे, और जो इनमें दोनों ही, और सेकंड जो होते हैं डायमैग्नेटिक में, ये एक दूसरे चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करते हुए निरस्त कर देंगे, बस। इस तरह से आप यहाँ पर सॉलिड स्टेट जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी समाप्त होती है। इसमें अब हम आगे के जो क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।